हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले आपको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप दिवाली के साथ साथ जो भी करना हो आप करिए, लेकिन स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि सारे एग्जाम बहुत पास है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने स्टडी को भी ध्यान में रखकर हर चीज करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज देना चाहता हूँ। आज हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इस पीपीटी पर आपको थोड़ा अलग टाइप का सब प्रीफेस दिखता होगा, तो मैंने इससे रिलेटेड सारे इक्विपमेंट ले लिए हैं। जैसे पेन टैब, लैपटॉप, सब मैंने इसके लिए अरेंज कर लिया है। अब आपको एक बेहतरीन पीडीएफ, एक बेहतरीन पीपीटी पर सारे लेक्चर्स मिलेंगे। और आपको पता ही मैं किस हिसाब से लेक्चर अटेंड करता हूँ, सारे ऑप्शन आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक ऑप्शन समझाता हूँ, एक जो एस्पिरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है वो सारी चीजें करता हूँ। तो आप बताइएगा, आप अपना रिव्यू जरूर दे दीजिएगा, आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझे और क्या चेंजिंग करनी चाहिए। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। और कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम पर बैक टू बैक क्विजेस आपको मिल रही, सारे एग्जाम के क्विजेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए, बिना देर किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको चार ऑप्शन दिया गया है और इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो सबसे पहले जो वर्ड दिया हुआ है वो है ह्यूमरस, HUMOROUS, ह्यूमरस। सेकंड है नेसेसरी। थर्ड अपारेंट। एंड डेफिनिट। ये वर्ड आपको दिया। अब इसमें इनकरेक्टली स्पेलिंग आपको दिख गई होगी। देखिए, इनकरेक्ट स्पेलिंग जो है नेसेसरी है। नेसेसरी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? देखिए, NECESSARY, नेसेसरी। ठीक है ना। नेसेसरी मीन्स होता है बहुत ज्यादा आवश्यक होना। जिसे अगर इसके दो सिनोनिम्स आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? आपको कहना चाहिए कि इसेंशियल, इसेंशियल एंड रिक्वायर्ड। ये हो जाएगा दो सिनोनिम्स, ठीक ना। ह्यूमरस क्या होता है? ह्यूमरस मीन्स होता है बहुत ही मजाकिया टाइप का, जिसे कहेंगे आप एम्यूजिंग, एम्यूजिंग एंड कॉमिकल। ठीक है ना। अब अभी फर्स्ट टाइम मैं पेन टाइप यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा जो इनकन्वीनियंस अभी फील होगा मुझे। अपरेंट क्या होता है? अपरेंट मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, जिसे हम कहेंगे ऑब्वियस, ऑब्वियस एंड इविडेंट, ऑब्वियस एंड इविडेंट। और डेफिनेट की बात करूं तो डेफिनेट मीन्स आपको पता है निश्चित होता है, निश्चित होता है, सर्टेन एंड कंफर्म्ड। ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, कह रहा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, मैं वन लाइन में कहूं तो ऐसा पूछ रहा, ए स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लॉथ्स। एक ऐसी छोटी सी दुकान जो फैशनेबल क्लॉथ्स बेचते हो। स्पेशली ये चीज जो है विमेन्स के लिए यूज किया जाता है। जो विमेन से रिलेटेड जो क्लॉथिंग होती है, जो डेकोरेशन के सामान होते हैं, वो जहां पर बिकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? बुटीक कहते हैं। बुटीक क्या होता है? बुटीक मीन्स होता है फैशनेबल शॉप। ठीक है ना। स्टोर क्या होता है? स्टोर तो आपको पता ही है, इसे हम रिटेल शॉप भी कह सकते हैं। रिटेल शॉप, ये हो गया। टेलरिंग क्या होता है? टेलर, टेलर मीन्स जहां आप कपड़े सिलने के देते हैं, अल्टरिंग करने के लिए देते हैं, अल्ट्रेशन। ठीक है ना। कोच्यूर, कोट्यूर या कोच्यूर जो भी आप कहिए, इसका मतलब होता है लग्जरी, लग्जरियस टाइप का। ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। पूछ रहा है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस दिया है, W इज अ ब्यूटीफुल कलर। आपको इसमें जो इरर पार्ट है वो बताना है। सबसे पहली चीज आप ये समझिए, जो W दिया हुआ है, सबसे पहली चीज ये कोई स्पेसिफिक कलर की बात नहीं कर रहा कि किसी उस चीज का कलर जो, जैसे अगर आपसे मैं बताऊं तो यहां हो जाएगा। अगर देखिए, W इज अ ब्यूटीफुल कलर, कोई ब्लू है, कोई नीला कलर है, वो ब्यूटीफुल होता है। कोई की बात कर रहा है ना, यहाँ कोई स्पेसिफिक तो कह नहीं रहा। जो आप यहाँ डिफिनिट आर्टिकल लगा दें तो यहाँ डिफिनिट आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है ना। डेफिनिट आर्टिकल का यहाँ सवाल ही नहीं होता कि यहाँ डिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। अगर यहीं पर एग्जाम्पल आपको दिया होता है ऐसे, ब्लू ऑफ द द ब्लू ऑफ द स्काई इज अ ब्यूटीफुल कलर, इज अ
ब्यूटीफुल कलर। तो यहाँ पे अब जब द ब्लू का यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक दिया हुआ है ना कि किस किस चीज के ब्लू कलर की बात कर रहा, स्काई की बात कर रहा ना, स्काई के ब्लू कलर की बात कर रहा, तो इस वजह से हम द का यूज होगा। और यहाँ जो द का यूज इन अप्रोप्रिएट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो क्या होना चाहिए? ओनली ब्लू इज अ ब्यूटीफुल कलर, ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आप फिलर से पूछा है, कह रहा द नील इज द डैश रिवर ऑफ द वर्ल्ड। नील एक नदी होती है, और कह रहा कि वो सबसे लंबी नदी है। आप देखिए, एक ही एडजेक्टिव दिया हुआ है आपको, उसी का आपको डिग्री के फॉर्म में यूज करना है। लॉन्ग, लॉन्गर, मोर लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहली चीज आपको रूल याद होना चाहिए। जब हम यहाँ कंपैरिजन तो हो नहीं रहा, तो इन ये कंपेरेटिव डिग्री तो हो नहीं सकता लॉन्गर, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन किसी दो नदी की बात नहीं कर रहा कि ये बड़ी है उससे। और मोर लॉन्गर तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ डबल सिलेबल क्यों आ गया है? क्योंकि लॉन्ग का ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री लॉन्गर बनता ही है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बचा है लॉन्ग। देखिए, जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो कभी भी डेफिनेट आर्टिकल से प्रेसीड नहीं होती। इस वजह से हमेशा जब भी हम डेफिनेट आर्टिकल आएगा द जहां पर, उसके आगे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, लॉन्गेस्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉन्गेस्ट, ये फिलर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी इरर से ही पूछा गया है। कह रहा पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग sentence have been given as options, select the option that contain an error. Tuntun and her friends dance beautiful। सबसे पहली चीज एरर आया है, तो मैंने आपको बताया है कि एरर में सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है कि टेंस क्या सही फॉर्म में दिए हैं। और टेंस अगर ठीक है, देखिए एक ही सेंटेंस है यहाँ पर, टेंस ठीक है, प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट है, और इसके बाद अगर आपको टेंस में कोई गलती नहीं मिलती है, तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट चेक करना चाहिए। तो टुनटुन एंड हर फ्रेंड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है ना, और इसके बाद अगर बात की जाए पार्ट ऑफ स्पीच की कि क्या वो सारी यूज है, टुनटुन एंड हर फ्रेंड डांस ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल यहाँ क्या है? ब्यूटीफुल यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है ना, एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव क्या करता है? वो नाउन को जो है क्वालिफाई करता है, नाउन को। जबकि यहाँ डांस की बात हो रही है ना, यहाँ वर्ब को हमें क्वालिफाई करवाना है। तो वर्ब को क्वालिफाई करवाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? एडवर्ब की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुली। यहाँ क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ आपको एडवर्ब, करेक्ट एडवर्ब यूज करने की जरूरत थी। टुनटुन एंड हर फ्रेंड्स डांस ब्यूटीफुली, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिलर से आया है। यहाँ पर आपको जो इडियोमेटिक फिलर दिया हुआ है उसको एक करेक्ट फॉर्म में भरना है। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ है, इट इज रिस्की टू इन्वेस्ट ऑल योर सेविंग्स इन वन कंपनी, इट इज लाइक। कह रहा है कि किसी भी एक कंपनी में अगर आप सेविंग के फॉर्म में इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, जो आप सेविंग करे हुए हैं वो सिर्फ आप एक ही कंपनी में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। आप देखिए, इसमें ईडीएम भरने के लिए आपको ईडीएम की मीनिंग मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली चीज मीनिंग इसकी पता करते हैं। गोइंग डाउन इन फ्लेम्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल फेल्योर या टोटल फेलियर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या दिया है? पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब होता है रिस्किंग एवरीथिंग, हर चीज को रिस्क पर लगा देना। रिस्किंग एवरीथिंग। नेक्स्ट क्या दिया? बाइटिंग द बुलेट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक्सेप्टिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या होता है? एक्सेप्टिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ब्रेकिंग अ लिंक, इसका मीन्स होता है गुड लक। अब देखिए यहाँ रिस्की, रिस्क की बात हो रही है ना,
और यहाँ रिस्क से रिलेटेड जो ईडीएम पूछा गया वो कौन सा है, सेकंड वाला है, पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब आप अपने, अगर ईडीएम की इसकी लिटरल मीनिंग निकाली जाए तो इसका क्या मतलब होगा, अब आप अपने सारे अंडों को एक ही टोकरी में मत डाल दीजिए, ठीक उसी तरह से आप एक ही कंपनी में अपनी सारी सेविंग्स को मत इन्वेस्ट कर दीजिए। इट इज लाइक क्या है, पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। एक सेंटेंस दिया गया रहेगा, उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। चलिए पहले अच्छे से हम सेंटेंस पढ़ते हैं। कह रहा है कि समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट रिप्लेसिंग समथिंग विद समथिंग एल्स इफ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड। कह रहा है कि समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट, कुछ समय हम लोग को ये चीजें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या करना पड़ता है कि रिप्लेसिंग समथिंग विद समथिंग एल्स, किसी चीज का किसी चीज से रिप्लेस करना, ये हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, अगर हम आगे बढ़ते हैं, आप अगर किसी भी एक चीज को पकड़ कर बैठेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिप्लेसिंग समथिंग विद समथिंग एल्स, इसका मतलब हुआ चेंज। चेंज मतलब क्या होता है, बदलाव, ठीक है ना। आपको पता है चेंज मतलब क्या होता है, बदलाव। अब देखिए इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन मतलब होता है किसी का मूल्यांकन करना। इन्वेजन मतलब होता है कोई इसे कह सकते हैं अटैक करना, आक्रमण कर देना। इन्वेंट मीन्स होता है खोज करना किसी चीज की, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एंटोनिम से पूछा गया है, डिसहेवेल्ड का एंटोनिम आपको बताना है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, आप कभी भी एंटोनिम सिनोनिम करें तो उसमें वन वर्ड एंटोनिम सिनोनिम तो लिखा देता नहीं, एक पूरा सेंटेंस में क्वेश्चन बनाता है, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए कि एंटोनिम पूछ रहा है कि सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एंटोनिम यहाँ पूछ रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, डिसेबल्ड मीन्स क्या होता है। सबसे पहली चीज आप इसको मीनिंग बताइए, डिसेबल्ड मीन्स क्या होता है। डिसेबल्ड मीन्स होता है बिखरा हुआ होना, ठीक है ना। और अब चलिए ऑप्शन की मीनिंग समझते हैं, फिर उसका मैं सिनोनिम बताऊं। एसर्टिव मीन्स होता है आत्मविश्वासी, टेढ़ी मीन्स होता है साफ सुथरा, टेंटेड मीन्स होता है दूषित होना, रिजिड मतलब होता है कठोर होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा डिसहेवेल्ड, मतलब बिखरा हुआ। और टीडी मीन्स क्या होता है, साफ सुथरा, मतलब अगर ये चीजें बिखरी हुई है तो ये साफ सुथरा है। अब इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें, डिसहेवेल्ड के अगर दो सिनोनिम्स आपको पूछूं तो अनकेम्प्ट हो जाएगा, अनकेम्प्ट एंड रम्पेल्ड, रम्पेल्ड, RUMPLED, रम्पेल्ड। असर्टिव क्या होता है, असर्टिव मीन्स होता है कॉन्फिडेंट या फिर फोर्सफुल, कॉन्फिडेंट या फिर फोर्सफुल, ये हो जाएगा। टीडी, टीडी मीन्स मैंने बताया साफ सुथरा होता है, ऑर्गेनाइज्ड या फिर नीट, ऑर्गेनाइज्ड या फिर नीट, नीट एंड क्लीन जिसे आप कहते थे स्कूल कॉलेज में। टेंटेड मीन्स होता है कॉन्टेमिनेटेड, दूषित होना, कॉन्टेमिनेटेड या फिर करप्टेड। रिजिड मीन्स होता है स्टिफ या फिर इनफ्लेक्सिबल, स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल। तो आपका ऑप्शन का क्या हो जाएगा, टीडी, मतलब ऑर्गेनाइज होना, जबकि डिसेबल्ड मीन्स होता है अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज ना होना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आ चुके हैं, और यहाँ भी आपको एक अप्रोप्रिएट फिलर फिल करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सेंटेंस आप पढ़िए, कह रहा आई डैश टू मेनी कंट्रीज टू फाइंड द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। अब आपको सिर्फ एक ही वर्ड दिया गया है, एक ही वर्ब दिया गया है, उसी की सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग आपको फिल करनी है, तो ये आपका लिए सिंपल हो गया। आई, अगर ट्रेवल की बात की तो ट्रेवल की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ देखिए TRAVEL, ट्रेवल होता है। और अगर इसकी V2 की फॉर्म की बात करूं तो TRAVELLED हो जाता है। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है, ट्रेवल्ड। यहाँ क्या फील होगा, आई ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज, मैंने बहुत सी कंट्रीज में यात्राएं की, बहुत सारे कंट्रीज में विजिट किया, टू फाइंड द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, कि खुशी का जो एक करेक्ट वे में जो खुशी होती है उसका सोर्स क्या है, करेक्ट सोर्स क्या है, इसलिए मैंने बहुत सारी कंट्रीज में यात्राएं की। आपको भी करना है सीजल क्रैक करने के बाद, क्यों। होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से ये भी आया हुआ है। तो सबसे पहली चीज,
यहाँ पर आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग। एबोरेंट, ABHORRENT, एबोरेंट, जगलरी, गेस्चर, मैग्निफिसेंस। ठीक है ना, इसकी आपको क्या बताना है, इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो एबोरेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ मैं बात करूं जगलरी की, तो जगलरी जैसा कोई वर्ड नहीं होता, जगलर होता है। JUGGLER, जगलर, ये चीज होता है, ठीक है ना। और गेस्चर, गेस्चर भी ठीक है। मैग्निफिसेंस, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। अब एबोरेंट मीन्स होता क्या है, एबोरेंट मीन्स होता है घृणित, जिसे हम कहेंगे रिपल्सिव या फिर डिटेस्टेबल। रिपल्सिव या फिर डिटेस्टेबल। जगलर, जगलर मीन्स होता है एक्रोबेट या फिर इंटरटेनर, जिसे हम जल्लाद कहते हैं। ठीक ना। गेस्चर आपको पता ही है, इशारा करना होता है। मैग्निफिसेंस, इसका मतलब होता है स्प्लेंडर या फिर मैजेस्टी, जिसे हम वैभव, यश कहते हैं, वैभव, स्प्लेंडर, यशस्वी, मैजेस्टी। तो आपका ऑप्शन जगलर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे पहले मैंने कराया आपको, इसमें कुछ वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं, उसकी मीनिंग आपको बतानी है। तो सबसे पहले अंडरलाइन वर्ड को पढ़ते हैं। कूल एज ककम्बर, बहुत ही सिंपल इडियम है। आपने जब प्रिपरेशन ही स्टार्ट की होगी तब आपके सामने ये जरूर आएगा, कई बार आ चुका है। कूल एज ककम्बर, इसकी एक ट्रिक भी होती है। खीरा आपने देखा है गर्मियों में आप यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको ठंडा रखता है। तो बस उसी तरह है, कूल एज ककम्बर मतलब क्या होता है, स्टे काम एंड कंपोज्ड, स्टे काम एंड कंपोज्ड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम से आ गया है, ऑफ द गिवन वर्ड। हैजार्ड का सिनोनिम बताना है। अब हैजार्ड का सिनोनिम क्या होता है, बताइए, हैजार्ड का सिनोनिम क्या होता है। हैजार्ड में सबसे पहली चीज तो होता है बहुत ही खतरा या खतरे से भरा हुआ, उसे हम हैजार्ड कहते हैं, खतरा। इसके दो सिनोनिम्स, पेरिल, थ्रीट, डेंजर, रिस्क, बहुत सारे सिनोनिम है। पेरिल, थ्रीट, डेंजर, रिस्क, ये इसके सारे सिनोनिम हो जाएंगे। मॉर्वल मतलब क्या होता है, मॉर्वल मीन्स होता है बहुत ही आश्चर्य कर देने वाला, आश्चर्यचकित कर देना। वंडर या फिर फेनोमेनन, वंडर, फेनोमेनन। मिरेकल मीन्स क्या होता है, मिरेकल मीन्स भी बहुत ही चमत्कार होता है। इसका भी वही सेम सिनोनिम आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आर्डेंट मीन्स होता है उत्साही, जिसे हम कहते हैं फर्वेंट या फिर जीलस, पैशनेट, फर्वेंट, जीलस, पैशनेट, और इंथुसियास्टिक भी कह सकते हैं। एक्सीडेंट ऑलरेडी आपको पता ही है, बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं डेली। तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, हैजार्ड का। हैजार्ड का करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा एक्सीडेंट, खतरे से भरा हुआ। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी फिलर से पूछा गया है, और इसमें अप्रोप्रिएट फिलर आपको फिल करना है। कह रहा है ही इज अ स्मग एंड वेरी डैश पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। ही इज अ स्मग एंड वेरी डैश पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। और यहाँ स्मग मतलब क्या होता है, स्मग मतलब होता है एरोगेंट टाइप का, कंसीटेड, कॉम्प्लेसेंट, सेल्फ इंपॉर्टेंट, आत्ममुग्ध, मतलब जो खुद में ही खोया रहे, सिर्फ जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो, जो सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचता हो। तो यहाँ वेरी के बाद अप्रोप्रिएट फिगर क्या आएगा, आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट मीन्स क्या होता है, आर्सोनिस्ट मीन्स क्या होता है बताइए। डिफिडेंट मीन्स क्या होता है, इगोइस्टिक मीन्स क्या होता है। देखिए, इगोइस्टिक मीन्स होता है जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हो, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो। जबकि यहाँ जो आर्सोनिस्ट है, इसका मतलब होता है आग लगाने वाला। ठीक है ना, आर्सोनिस्ट मीन्स क्या होता है, आग लगाने वाला। और यहाँ पर डिफिडेंट की अगर बात करूं, तो डिफिडेंट मीन्स होता है संकोची। इगोइस्टिक मतलब जो सिर्फ खुद से ही मतलब रखता हो। और हम्बल मीन्स जो बहुत ही विनम्रता से पेश आए। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ क्या फिलर, अप्रोप्रिएट फिलर फिल किया जाएगा, ही इज अ स्मग एंड वेरी इगोइस्टिक पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा कि सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट विच सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड ब्रैकेटेड किए गए हैं और उनको अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन से हटाना है। नो सब्स्टिट्यूशन का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सिंस फॉर आ गया है तो हमेशा ये परफेक्ट टेंस में लगता है। और अगर प्रेजेंट की बात की जाए, अगर वो जब से काम चल रहा है और वो काम अभी तक हो रहा है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और अगर जो काम शुरू हुआ था वो अब खत्म हो चुका है, तो पास्ट में चला जाता है। तो वहां अगर प्रेजेंट में बात चल रही है तो हैव बीन का यूज करते हैं, नहीं तो हैड बीन का यूज करेंगे अगर पास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, आई हैव बीन हियर। मतलब वो हियर कह रहा है, मतलब अभी वो इंसिस्ट कर रहा है, कैसे हियर बोलकर उन्होंने इंसिस्ट कर दिया कि आई हैव बीन हियर सिंस 1981। मैं सन 1981 से यहीं रह रहा हूँ या यहीं रहता चला आ रहा हूँ। ये इसका कहने का मतलब हुआ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस क्या है, यू शैल रिपेंटेड टुमारो फॉर योर मिसडीड्स। पहली चीज तो यार, फ्यूचर के कभी भी जो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर होता है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें सेल विल का तो यूज करते हैं हम, बट उसके साथ कभी वी टू का यूज नहीं करते। ये इनकरेक्ट यूसेज है। सेल विल के साथ हमेशा वी वन आती है। तो यहाँ यू, यहाँ होना क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर यू सेल रिपेंट। रिपेंट मीन्स होता है पछताना। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल रिपेंटेड। क्या होना चाहिए यहाँ पर, सेल रिपेंट। ठीक है ना। यू विल क्यों नहीं लगा, देखिए शैल बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करने के लिए लगा दिया गया कि आपको रिपेंट करना ही है, आपके अपने मिसडीड के लिए, अपने गलत कामों के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं इस वजह से थोड़ा स्पीड में ले चल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लेंदी लेक्चर ना हो जाए और मतलब कंसाइज में एक अच्छे तरीके से आपको समझा दूं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर भी आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ये थिंक का जो है आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है। कह रहा सी थिंक एलेक्सा इज अबंडनिंग हर। एलेक्स, एलेक्सा नहीं, एलेक्स, सी थिंक एलेक्स इज अबंडनिंग हर। वह सोच रही है कि एलेक्स जो है उसे छोड़ रहा है, उसे त्याग रहा है। तो सी के साथ, सी कौन सा है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एस या एस का यूज हम करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी थिंक्स एलेक्स इज अबेंडनिंग हर। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी थिंक्स एलेक्स इज अबेंडनिंग हर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड। आपको ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया है, एक सेंटेंस के अंदर छिपा हुआ है, इसको भी सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए सब्स्टिट्यूशन से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। The bridge that connecting the two valleys across the Brahmaputra rivers has recently been constructed in Arunachal Pradesh। एक ब्रिज की बात कर रहा है जो दो वैलियों को जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। हैज रिसेंटली जो हाल ही में कंस्ट्रक्टेड है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। अब ये बताइए, द ब्रिज कनेक्टिंग दैट कनेक्टिंग क्या है, दैट कनेक्टिंग हो नहीं सकता। देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रेजेंट में पूछा जाएगा, जो है दैट कनेक्ट्स। और ये दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन का यूज कर हो रहा है ना। तो ये कनेक्टिंग जो इसकी वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, ब्रिज के अकॉर्डिंग आएगी। ब्रिज जो है थर्ड पर ये सिंगुलर फॉर्म है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जो कनेक्ट में एस और एस लगाकर हम यहाँ यूज करेंगे। द ब्रिज दैट कनेक्ट्स two valleys across the Brahmaputra river has recently been constructed in अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है, कह रहा ये भी फिलर से पूछा गया है। इडियोमेटिक फिलर है ये, इसमें करेक्ट इडियम आपको फिल करना है। नैना हैज 6 चिल्ड्रन एंड आई ऑलवेज डैश विद दियर नेम्स। नैना के 6 बच्चे हैं और मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ। एंड आई ऑलवेज डैश विद दियर नेम, उनके नामों में मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो सबसे पहले इडियम की मीनिंग समझिए। गेट मिक्स्ड अप इसका मतलब होता है कंफ्यूज और लॉस्ट ट्रैक, कंफ्यूज और लॉस्ट ट्रैक। ठीक है ना। गेट रेड ऑफ इसका मतलब होता है छुटकारा पाना।
डिस्पोज या फिर एलिमिनेट कर देना। गेट अवे क्लीन, इसका मतलब होता है स्केप और स्कॉट फ्री। स्केप मतलब बचकर निकल जाना, स्कॉट फ्री। गेट कोल्ड फीट, ये इंपॉर्टेंट एरिया में है, इसका मतलब होता है चेंज वंस माइंड ड्यू टू फियर। चेंज वंस माइंड ड्यू टू फियर। तो यहाँ क्या होना चाहिए, नैना के 6 बच्चे हैं और मैं हमेशा ही क्या हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं लॉस हो जाता हूँ उनके नामों के बीच में। तो गेट मिक्स्ड अप, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ये भी इडियोमेटिक फिलर इसमें भी भरना है। अब चलिए एक एक इडियम पहले आराम से समझते हैं और पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग हर वेडिंग मारिया वांट्स। जब उसके वेडिंग के प्लान करने के बारे में चीजें आती हैं, तो मैरी वांट्स क्या। सबसे पहले इडियम की मीनिंग समझते हैं। डाउन फॉर द काउंट, डाउन फॉर द काउंट इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिफीटेड, कंप्लीटली डिफीटेड। ए ब्लैक शिप, इसका मतलब होता है फैमिली आउटकास्ट या आउटलायर। मतलब कहते हैं ना कि हर फैमिली में एक ब्लैक शिप होता है, जो सबसे बदतमीज और वाहियात किस्म का आदमी होता है, जिसे कोई किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, उसे ब्लैक शिप कहते हैं। द होल 15 माइल्स, इसका मतलब होता है इंटायर डिस्टेंस या एक्सटेंट। इंटायर डिस्टेंस मतलब जितनी दूरी है पूरी की पूरी। द होल 9 यार्ड, इसका मतलब आपको पता ही है ऑलरेडी, इसका मतलब होता है इंटायरली कंप्लीटली एवरी एस्पेक्ट में, पूर्ण रूप से, संपूर्ण। ठीक है ना। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग हर वेडिंग मारिया वांट्स, क्या कहती है वो, कंप्लीटली डिफीटेड, हारने की कोई बात ही नहीं हो रही। और वो अगर प्रिपरेशन शादी की बात करती है तो वो ब्लैक शिप तो हो ही नहीं सकती, और यहाँ कोई दूरी की बात तो हो नहीं रही, तो ये इनकरेक्ट हो गया। होना क्या चाहिए था, होल 9 यार्ड्स, मतलब वो पूरी की पूरी एस्पेक्ट से वो चाहती है कि व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग हर वेडिंग मारिया वांट्स द होल 9 यार्ड्स, कि उसकी शादी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो, ये आप कह सकते हैं। ठीक है ना, द होल 9 यार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी फिलर से पूछे गए, और भाई इस सेट में तो बहुत सारे फिलर आपको पूछे गए हैं। अब इसमें मैं बताऊं आपको, देखिए, आई नो दैट आई कैन काउंट ऑन माई बेस्ट फ्रेंड टू बी बाई माई साइड थ्रो। एक ईडियम आपने पढ़ा होगा, थ्रो, या कुछ याद आ रहा, डैश एंड थिन। थ्रो थिक एंड थीन, ये ईडियम आपने पढ़ा था। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थ्रो थिक एंड थीन। मतलब आई नो दैट आई कैन काउंट ऑन माई बेस्ट फ्रेंड टू बी माई साइड, मैं जानता हूं मेरा दोस्त जो हमेशा मेरी साइड खड़ा होता है। थ्रो थिक एंड थीन इसका मतलब होता है चाहे जितनी भी मुश्किल हो, चाहे जितनी परेशानी हो, वो हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है। थ्रो थिक एंड थिन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा क्लोज टेस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसको सबसे पहले अच्छे से आपको रीड करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको पहले रीड करते हैं। आई डोंट नो हाउ द पार्टी ended, आई डोंट नो टू नो, I went dash up stairs and undressed and dash into bed and lay there is the burning dark while the last gust gurgled in the hall below. About the wonderful evening, about the wonderful evening she had spent. I lay there, I lay there dash, the front door shut after her, and Lavinia's steps came up the stair and passed the door to the guest room beyond. And then, after a couple of centuries, dash the clock struck 3 and I dash to sleep. तो एक सेकंड मैं ये कहूंगा कि आप इसको पॉज करके पढ़िए अच्छे से। ठीक है ना, और मैं ये एज्यूम करूंगा कि आप आई होप अभी तक पढ़ चुके होंगे। देखिए इसमें जो सबसे पहले जो टफ वर्ड आए हुए हैं उसकी मीनिंग समझ लीजिए। आई डोंट नो हाउ द पार्टी एंडेड, मैं नहीं जानता कि पार्टी खत्म कैसे होती है या खत्म कैसे हो गई, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो, आई डोंट वांट टू नो, मैं ये भी नहीं जानना चाहता। आई वेंट, मैं गया, अप स्टेयर सीढ़ियों पर चढ़कर, एंड ड्रेस्ड और अनड्रेस हुआ, एंड डैश इनटू बेड, एंड डैश इनटू बेड। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। यहाँ पर एक जो वर्ड आया हुआ है गर्गल्ड, GURGLED, इसका मतलब होता है गरगलाना।
मतलब बबल्ड करना, मरमर्ड, गस्ड, स्प्लटर्ड, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है ना? तो फर्स्ट फिलर में आप क्या भरेंगे? एंड अनड्रेस्ड एंड स्ट्रेट इनटू बेड, और मैं बेड पर सीधा होकर लेट गया। अब देखिए, वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर गया, कपड़े उतारा, और अब क्या करेगा? वो बिल्कुल लंबा लंबा सीधा सीधा बेड पर लेट जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? स्ट्रेट, स्ट्रेट, ये ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखिए, सेकंड फिलर में क्या फिल करना है। नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए देखिए, आई वेंट स्ट्रेट अप स्टेयर्स। ये सेकंड फिलर में नहीं फिल करना है यार, सबसे पहली चीज तो ये समझिए आप। ये सेकंड फिलर में आपको नहीं फिल करना। कह रहा है कि आई डोंट वांट टू नो, आई वेंट डैश अप स्टेयर्स। अप स्टेयर कैसी है? सीधी सीढ़ी लगी है ना, तो सीधा वो ऊपर गया। एंड अनड्रेस, ये फिलर नंबर वन के लिए, सॉरी फॉर दैट, फिलर नंबर वन के लिए पूछा गया। यहाँ क्या होगा? स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब सेकंड फिलर के लिए हम फिल करते हैं। कह रहा कि अनड्रेस्ड एंड, इसके बाद और क्या किया? एंड इनटू बेड। क्या होता है? नॉट, लर्ज्ड, पीव्ड, क्रॉल्ड। क्रॉल्ड मीन्स क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। क्रॉल्ड बहुत ही सिंपल वर्ड है। क्रॉल्ड मीन्स क्या होता है? क्रॉल्ड मीन्स होता है, देखिए, क्रॉल्ड जो, यहाँ तो सबसे पहली चीज V2 यूज हुआ है। क्रॉल्ड मीन्स होता है रेंगना, रेंगना होता है। तो अनड्रेस्ड हुआ, और फिर वो रेंग कर बेड पर, बेड के ऊपर चला गया। एंड ले देयर इन द बर्निंग। अब थर्ड फिलर के लिए क्या फिल करेंगे? And lay there in the burning dark while the last guest gurgled in the hall below about the wonderful evening she had spent. I lay there, I lay there, इसका करेक्ट जो फिलर होगा वो क्या होगा? आप बताइए। आई ले दियर, स्टिल, टुवर्ड, व्हाइल, या फिर डाउन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा व्हाइल। I lay there while the front door shut after her, and Lavinia's step came up the stairs and passed the door to the guest room beyond. And then after a couple of centuries, dash, फोर्थ नंबर का फिलर क्या भरा जाएगा यहाँ पर? क्रॉस्ड, इरोडेड, इलेप्स्ड, परसिस्टेड। बताइए जल्दी। इरोडेड, इलेप्स्ड, या फिर परसिस्टेड। आप अपना ध्यान लगाइए कि यहाँ क्या भरा जाएगा। ठीक है ना? सबसे पहली चीज, क्रॉस्ड मीन्स होता है किसी चीज को पार करना, और इरोडेड मीन्स होता है किसी चीज का खात्मा होना, नष्ट हो जाना। इरोडेड मीन्स होता है किसी चीज का क्षय हो जाना। तो कपल ऑफ सेंचुरीज, द रूम बियॉन्ड, एंड देन आफ्टर इरोड, कपल ऑफ सेंचुरीज elapsed, द क्लॉक स्ट्रक थ्री, एंड आई। अब देखिए, यहाँ जो फोर्थ फिलर कह रहा है इलेप्स्ड, इलेप्स्ड मीन्स क्या होता है? इलेप्स्ड मीन्स आपका जो एक जेन्युइन और ग्रामेटिकली करेक्ट वो होता है उसका मतलब बीत जाना है, किसी चीज का पास हो जाना, एक्सपायर हो जाना, लैप्स हो जाना। गॉन बाय भी यूज कर सकते हैं, और इसका एंटोनिम बिगन होता है। ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो कपल ऑफ सेंचुरीज, एंड देन आफ्टर अ कपल ऑफ सेंचुरीज, जब कपल ऑफ सेंचुरीज क्या हो गई? इलेप्स्ड हो गई, बीत गई। देन क्या हुआ? द क्लॉक स्ट्रक थ्री, एंड आई ऑप्शन क्या दिया है? डोज्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ, टुक ऑफ, पुट ऑफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आप बताइए। ये मैंने जो है सारे क्विज फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए थे, सारे के सारे मैंने क्विज फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए थे। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जब यार वहां पर, देखिए, क्विज अटेंड करके आ रहे हैं और यहाँ पर आप इसकी मीनिंग आप नहीं एज्यूम कर पा रहे, तो चीज गलत है फिर। डोज्ड ऑफ का मतलब होता है फील एस्लीप सडनली, फील एस्लीप सडनली। कॉल्ड ऑफ मीन्स होता है कैंसिल या फिर पोस्टपोन कर देना। टुक ऑफ मीन्स होता है डिपार्टेड और रिमूव्ड क्लॉथ्स। पुट ऑफ मीन्स होता है डिलेड या फिर रिपेयर्ड, किसी चीज में देरी लगाना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या भरेंगे आप? पुट ऑफ। पुट ऑफ द क्लॉक स्ट्रक थ्री, एंड, नहीं, पुट ऑफ कैसे हो जाएगा? देखिए, गलत कर दिया ना आप लोगों ने। पुट ऑफ यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए? डोज्ड ऑफ। क्यों? क्योंकि वो एस्लीपी फील कर रहा था अचानक से। द क्लॉक स्ट्रक थ्री, एंड आई
फील एस्लीप सडनली टू स्लीप। ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये रहा आज का हमारा क्लोज टेस्ट, और सारे 25 क्वेश्चन आपने इसमें कितने करेक्ट किए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इसमें मैं और क्या चेंजिंग कर सकता हूँ ये भी आप जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और क्विज टाइम हमेशा 10 PM मैं कोशिश करता हूँ आपको क्विज प्रोवाइड कर दूं। बस उसी टाइम आप प्रिपेयर रहिएगा। सारी क्विजेस आपको मिलती रहेंगी, कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं डालता रहूंगा, यूट्यूब पर भी आप अपडेटेड रहिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।